हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ब्रह्मांड के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग थ्योरी के बारे में है। दूसरा वीडियो हम लोग इसमें तारों का अध्ययन करेंगे कि तारे क्या हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या विकास क्रम है, चंद्रशेखर सीमा क्या है, ब्लैक होल क्या है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं और तारामंडल या नक्षत्र क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी हम जो ब्रह्मांड के बारे में एक मेरा वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे क्रमशः। फिर इसके बाद जितने भी ब्रह्मांड के संदर्भ में जितने भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न होंगे या तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं सबको एक या दो वीडियो में उनको सबको शामिल करूँगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद आपको ब्रह्मांड कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने जितनी व्याख्या भी कर दिया आपको ब्रह्मांड के बारे में, और फिर इसके बाद हम लोग सारे जितने भी उसके प्रश्न होंगे सब प्रश्न भी देख लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं तारे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। ये हमेशा कंफ्यूज करता है लोगों को। तो सौरमंडल, देखिए सौरमंडल की उत्पत्ति हुई वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई और हमारा जो ब्रह्मांड बना था वो बना था 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो जो ये इतना गैप है, इस जो काल है, जो इस काल को बोलते हैं डार्क फेज। अब सौरमंडल क्या है, हम लोग अपने सौरमंडल की बात करेंगे जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो अर्थात यम को जो ग्रहों की श्रेणी से अलग करके 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। जब लोग ग्रह वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन किन खगोलीय पिंडों को ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, उसके कुछ मानक हैं। उसके बारे में हम लोग जो अगला वीडियो होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु और जितनी सौर धूल है ये सब सौरमंडल के अंतर्गत आती हैं। अब एक इसमें प्रश्न हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता है कि जो निहारिकाएं हैं वह सौरमंडल का हिस्सा है या नहीं। तो उत्तर है नहीं, निहारिकाएं जो है वो सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अब ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो देखिए जितनी भी गैलेक्सी हैं उनमें बहुत से अरबों तारे होते हैं। तो सारे तारे उस गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करते हैं और उस एक परिक्रमा करने में उन्हें जो समय लगता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब सूर्य के अगर उदाहरण लिया जाए कि सूर्य को मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो सूर्य को लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं एक परिक्रमा करने में। 225 से 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, प्रकाश और वर्ष अर्थात प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब अगर इसकी गणना की जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने का होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब प्रकाश की गति अगर देखी जाए निर्वात में, तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है वह होती है 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट। 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो आई होप आपको ये शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। इनको मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तारे। तो जैसे मैंने अब पिछली भी क्लास में बताया था कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके जो मूलभूत प्रश्न हैं उनको ज़रूर आप एक बार तैयार कर लीजिए, उनको लिख लीजिए कहीं पे। तो इससे क्या होता है, जब आप वो चैप्टर पढ़ते हैं तो बड़े एकाग्रता से पढ़ते हैं और आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी मिलते जाते हैं चैप्टर पढ़ने के दौरान। तो आज हम लोग देखेंगे कि पहला देखेंगे कि तारे क्या हैं। तो बेसिकली तारे वह खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा होती है।
ग्रहों और तारे के बीच यही एक मूलभूत अंतर है, क्योंकि ग्रहों के पास अपना ना तो प्रकाश होता है, ना तो अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, और तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है और अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, तारे क्या है। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तारों की, तो इसको देखिए एक कहानी की तरह आप समझिए, इसको इमेजिन करिए। देखिए पहले जो ब्रह्मांड था वो एक एकल परमाणु के रूप में था, इसको बोलते थे एकाकी परमाणु। फिर इसमें लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग होता है, अर्थात महाविस्फोट होता है, और इससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं और गैसें निकलते हैं। इससे मंदाकिनियाँ बनती हैं और ब्रह्मांड में लगभग अरबों मंदाकिनियाँ हैं। अब इन एक मंदाकिनी का हम उदाहरण देखते हैं कि ये मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी के अंदर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे तारे भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, धूल कण भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था थी तब सिर्फ धूल कण और इसमें गैसें थी। इसी के अंदर ही थी नेबुला अर्थात निहारिका। अब ये निहारिकाएं क्या थी, तो निहारिकाएं देखा जाए तो बेसिकली ये भी धूल कण और आयनीकृत गैसें थी। इस पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। अब समय के साथ हुआ क्या कि जो निहारिका के अंदर जो कण थे, इनमें इनका जो द्रव्यमान था ना कणों का, वो सबका एक समान नहीं था बल्कि अलग अलग था। अब निहारिकाओं का ताप तो अरबों डिग्री सेंटीग्रेड था, तो एक तरह से लावा था पूरा यहाँ पर। अब जब द्रव्यमान इनका समान नहीं था तो इसमें कुछ परमाणु जो थे वह बड़े थे और कुछ छोटे छोटे थे। तो हुआ क्या, जो बड़े परमाणु थे उन पे समय के साथ, ताप के साथ, घनत्व के साथ उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल आ जाने के कारण ये जो बड़े कण थे इन्होंने छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित किया। आप इसे एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। आपके पास अगर चुंबक हो, अगर एक बड़ा चुंबक हो और उसके आसपास छोटे छोटे चुंबक रख दीजिए, देखिएगा सारे जो छोटे छोटे चुंबक हैं उस बड़े की ओर आकर्षित होंगे, उस पर जाके चिपक जाएंगे। बस यही निहारिका के अंदर भी हुआ। जो बड़े परमाणु थे उन्होंने छोटे छोटे परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया और वह धीरे 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 और बड़े होते गए और इनका ताप बढ़ता गया। अब यही तारे की प्रारंभिक अवस्था थी। इस प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं प्रोटो स्टार। प्रो मीन्स होता है पहले, अर्थात अभी ये स्टार नहीं बना पूर्ण रूप से, लेकिन यह उसकी प्रारंभिक अवस्था है। अब समय के साथ क्या हुआ कि जो प्रोटो स्टार था उसके अंदर इतना तापमान हो गया, इतना घनत्व बढ़ गया कि इसके अंदर होने लगती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। अब जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने लगी तो इस नाभिकीय संलयन में हुआ क्या कि निहारिका के अंदर तो हाइड्रोजन हीलियम था, जिसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु थे उन्होंने मिलकर बनाया हीलियम और ऊर्जा। अब जो ये स्टार था वो अपनी मुख्य अवस्था में प्रवेश कर गया, जो उसका मेन फेज होता है, मुख्य अवस्था। तो आकाशगंगा के अंदर होती हैं निहारिकाएं, निहारिकाओं से बनते हैं स्टार। स्टार की जो पहला चरण होता है उसे बोलते हैं प्रोटो स्टार, दूसरे चरण को बोलते हैं मुख्य अवस्था। और यही जो स्टार की जो अपना मुख्य चरण होता है स्टार का, और जो हमारा सूर्य है वो भी अभी इसी अवस्था में है। और इस अवस्था में जो तारा होता है सबसे चमकीला होता है और सबसे ज़्यादा प्रकाशमान भी होता है। अब इसके बाद धीरे धीरे होता क्या है कि कुछ वर्ष पूर्व, अर्थात कुछ वर्ष मतलब कि बिलियन वर्ष पूर्व लगभग, तारे का धीरे धीरे जो ईंधन होता है
हाइड्रोजन होता है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन इसका कम होने लगता है और तारा अपना वृद्धावस्था की ओर मुड़ जाता है। अब तारा जब धीरे धीरे इसका हाइड्रोजन फिनिश होगा तो इसके बाद तारा क्या होगा और फैलेगा, फैलता है और एक बड़ा तारा मतलब बहुत बड़ा तारा बन जाता है। इसलिए इसको अब बोलते हैं, और उसका रंग भी बिल्कुल लाल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रेड जायंट स्टार, अर्थात लाल दानव तारा। तो पहले प्रोटोस्टार, दूसरा उसकी मुख्य अवस्था और तीसरा ये लाल दानव तारा। अब देखिए इन 3 चरण तक हर तारा रहता है, मतलब ये जो तीनों चरण हैं हर तारे का जीवन विकास क्रम में समान है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब आ जाता है यहाँ पे चंद्रशेखर सीमा। जो लाल दानव तारा होता है यह क्या करता है कि इसमें फिर होता है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट अब सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो जो तारा होता है उसका कुछ अवशेष बचता है, उस अवशेष को बोलते हैं सौरिक द्रव्यमान अर्थात सोलर मास। सुपरनोवा विस्फोट हुआ, इसमें इसका जो अवशेष हुआ उस अवशेष को बोलते हैं सोलर मास। अर्थात सौरिक द्रव्यमान। अब ये जो सौरिक द्रव्यमान होता है यही निर्धारित करता है कि तारा आगे किस अपने विकास क्रम में आगे बढ़ेगा, अर्थात तारा अब क्या स्वरूप ग्रहण करेगा। तो यहीं पे चंद्रशेखर जी, अब चंद्रशेखर ने क्या बताया, एस चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि देखो जो तारा है उसका जो सुपरनोवा विस्फोट होता है उसका अवशेष अगर इसको हटा देते हैं क्योंकि फिर उसमें आएगा नहीं। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होता है, जो अवशेष बचता है उस अवशेष को क्या बोलते हैं, सौरिक द्रव्यमान अर्थात सोलर मास। अब चंद्रशेखर जी कहते हैं कि अगर इसका सौरिक द्रव्यमान है वह लगभग 1.44 गुना सीमा के अंदर है तो तारा क्या बनेगा, तारा बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ स्टार अर्थात श्वेत वामन तारा। अब यही जो 1.44 जो उन्होंने बोला था ये सूर्य के संदर्भ में बोला था कि अगर सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुना है उसका अवशेष तो वह उसके सीमा एक तरह से उसके बराबर है या तो उससे कम है, तब वो बन जाएगा श्वेत वामन तारा। और अगर उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिख देते हैं कि 1.44 गुना के बराबर है या कम है तो वह बन जाएगा श्वेत वामन तारा। और अगर उसका जो सौरिक द्रव्यमान है वह 1.44 से लगभग 3 सौरिक द्रव्यमान के बीच में है तो ये संभावना है कि वो तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारे को ही बोलते हैं पल्सर तारा। पल्सर तारा। अब ये न्यूट्रॉन तारा इसलिए होता है क्योंकि जब तापमान और अपने घनत्व के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में तारे के वह चला जाता है, सिर्फ उसके केंद्र में न्यूट्रॉन बचता है, इसलिए उसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। अब अगर उन्होंने बोला कि जो तारे का जो द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान है
अगर वह सौरिक द्रव्यमान तीन से अधिक है, अर्थात उसका जो 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक है, तो पूरी संभावना है कि वह तारा क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। और जो ब्लैक होल का सिद्धांत है वो सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने ही दिया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में दिया था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आता है कि जो ब्लैक होल की थ्योरी है वो किसने दी थी, तो वो एस चंद्रशेखर ने दी थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1930 में उन्होंने दिया था। और 1983 में उन्हें एक वैज्ञानिक थे WF फाउलर, उनके साथ मिलकर उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये एक अपना तारे का विकास क्रम है। इसको हम लोग एक चार्ट में इसको बना लेते हैं कि पहले एकल परमाणु था, उसके बाद हुआ विस्फोट, उसमें क्या बनी, आकाश, मंदाकिनियाँ बनी, उसमें मंदाकिनी के अंदर थी निहारिकाएं, निहारिकाओं में ही बने तारे। अब तारे की जो अपनी अवस्था होती है, तारे का जो पहला चरण है उसको बोलते हैं प्रोटो स्टार, दूसरे चरण को बोलते हैं उसका मेन फेज अर्थात मुख्य अवस्था, और तारा सबसे ज़्यादा यहीं पे इसी अवस्था में रहता है। अब उसका और तीसरा उसका चरण था वो था रेड जायंट स्टार अर्थात लाल दानव तारा। इसके बाद फिर उसका जो भी सौरिक द्रव्यमान होगा, सौरिक द्रव्यमान उससे निर्धारण होगा कि तारा क्या बनेगा। तारा या तो वाइट डार्क स्टार बनेगा अर्थात कि श्वेत वामन तारा बनेगा, श्वेत वामन तारा बनेगा, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या फिर वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ये उसका पूरा एक विकास क्रम है। तो आई होप आपको जो तारों का विकास क्रम है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। तो देखिए, ब्लैक होल कोई पिंड नहीं है। आईएएस में एक प्रश्न भी आया था कि क्या यह एक जो भी आकाशीय पिंड है ब्लैक होल, तो नहीं, ब्लैक होल आकाशीय पिंड नहीं है, बल्कि ब्लैक होल एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है, जिसका क्या है, जिसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि कहते हैं कि जो प्रकाश है सूर्य का वो भी परावर्तित नहीं होता, वो भी उसको अंदर समा जाता है उसके अंदर। अर्थात, और देखिए कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब वो प्रकाश से जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर बिल्कुल एकदम हमारे आंखों में आता है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब यहाँ ब्लैक होल में क्या होता है कि जब प्रकाश ही अंदर समा जाता है तो भाई दिखता ही नहीं भैया वो तो, और बड़ा सूक्ष्मतम हो जाता है धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम कहते हैं बिंदु के रूप में ही होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए, हम लोगों के ये प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए, जो तारे हैं वो उनके टिमटिमाने का जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या होता है कि जब ये समझ लीजिए तारा है, तारे से जब प्रकाश आता है तो क्या होता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कई परतें हैं, और इन परतों में बहुत सारे कण पाए जाते हैं। अब जो प्रकाश आता है तो इन्हीं कणों से क्या होता है उसका ऐसे ऐसे परावर्तन हो जाता है, और एक बार नहीं कई बार उसका परावर्तन होता है अर्थात अपवर्तन होता है। तो इसीलिए जब हम लोग पृथ्वी से कोई देखता है तो उसको जो
तारे हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। अब फिर तारामंडल क्या है या नक्षत्र क्या है? तो देखिए, आकाश में बहुत सारे तारे हैं और कुछ तारे ऐसे होते हैं जो समान रूप से प्रकाशित होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं, उनका प्रकाश की एक जैसे हैं। और उनको हम लोग आकार में अगर देखेंगे तो उनका कोई भी आकार हम बना सकते हैं। जैसे कि सप्तऋषि तारा है, उसमें अगर एक आकार बन जाता है तो उन्हीं को तारामंडल बोलते हैं या नक्षत्र बोलते हैं। और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने बोला है कि लगभग जो आकाश में लगभग 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88 तारामंडल हैं। अब देखिए, कुछ शब्द हैं, कुछ और भी जो फैक्ट्स हैं वो बता देते हैं आपको कि क्वासर क्या है? तो क्वासर एक खगोलीय पिंड है। ओरियन नेबुला यह हमारी आकाशगंगा में स्थित शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो यह सूर्य का निकटतम तारा है। और बीटल ग्यूस ओरियन क्या है? तो यह दूसरा सबसे चमकीला तारा है सूर्य के बाद। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कुछ सुधार की भी ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं इसमें सुधार भी कर सकूं। और फिर चलिए अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं, जिससे हम लोग ग्रहों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।